नरेश जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आप ऐसे इंसान हैं जिनको हम देख देख के बड़े हुए, और इतना प्यार से आपकी आवाज़, आपका काम, आपकी फिल्में बहुत हमें इंस्पायर करती हैं ऑलवेज। आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट वक्त ही वक्त सर, है मेरे पास। जब आपकी जर्नी में स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, जब आप एक्टर बनने का सपना कहाँ देखा आपने, पहली बार कब सोचा आप एक्टर बनना चाहते कॉलेज में हैदराबाद, हैं? आंध्र प्रदेश। थोड़ा बताइए प्लीज़ सर उसकी जर्नी के बारे में, कैसे? नहीं, मैं बचपन से 7 साल की उम्र से मुझे शौक था। ये घर के अंदर हमारे मदर फादर मदर ने बहुत सब म्यूज़िक दिया था, घर में डांस दिया था, और हर एक को एक एक हर फैमिली मेम्बर को एक हॉबी और एक स्पोर्ट्स लेना था। तो मैं स्विमर था, और साथ में ये घर पे थोड़ा बहुत नाटक कर लेता था, और वायलिन बजाता था। म्यूज़िक चूज़ किया था मैंने। फिर वायलिन छोड़ा, गिटार लिया, और स्विमिंग जब स्कूल ख़त्म हो गई तो फिर टेनिस लिया। करते करते फिर 7 साल की उम्र में मैं घर पे देख रहा था एक कहीं मैंने सुना था रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, छोटे नवाब का बच्चों का प्रोग्राम हर बुधवार या कुछ आता था, याद नहीं। तो मैं पहुंच गया। घर बड़ा था, आंगन सामने पीछे आंगन, तो कुत्ते बिल्ली ये लड़ते रहते थे कहाँ कूँ। कभी कभी बिल्ली के पास के घर से आती तो कुत्ता अटैक करता। तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या? मेरा सुरेश। सुरेश। छोटा था, बहुत छोटा था। तो बोला आप क्या करते हैं? अब मेरे समझ में नहीं आया, मेरे तो तुरंत मुझे थॉट आया। मैंने बोला मैं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई करता हूँ, आवाज़। तो फिर मैं हूँ करके उसका बहुत अच्छी तरह से, मतलब लगता है कि रियल कुत्ता लड़ रहा है उधर। तो वो वहाँ से शुरू किया। तो फिर ऑल इंडिया रेडियो के बाद फिर स्टेज किया स्कूल में। स्कूल के बाद कॉलेज में एक दोस्त साथ में मिला जो हम दोनों देवानंद के फ़ैन थे। तो हम देवानंद की मिमिक्री करते थे। वो भी करता था, मैं भी करता। एक पिक्चर देखते थे शुरू से आखिर तक, उसके डायलॉग हम जो याद मत हो जाते थे, थोड़े नहीं भी होते थे तो उसको याद होते थे, तो मुझे नहीं तो इसको होते थे। तो हम दोनों मिलके घूमते घामते ये देवानंद की मिमिक्री, देवानंद की तरफ बड़े बड़े कॉलर और ऐसे ऐसे करके बात करना। स्टेज पे भी देवानंद की मिमिक्री करता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल स्टेज क्यों नहीं करें। फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा सबको। मैंने कम से कम पूरी फैमिली और हैदराबाद के काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, और सब हाउसफुल था। सबसे अपने बारे में वो लिया कि भाई मैं किस स्टेज पे हूँ, कैन आई एम आई गुड एक्टर, बैड एक्टर, और ओके। ये करने के बाद मैंने ऐसे नहीं आ गया कि मैं पिताजी की दुकान मकान छोड़ के घर से लड़ाई करके भाग गया फिल्म में, क्योंकि लोगों ने बोला कि आप देवानंद की मिमिक्री अच्छी करते हो तो आप बड़े हैंडसम हो, बोला और भाग गया। ऐसे नहीं, मैंने पूरी चेकिंग की अपनी। पहले फिर रेडियो वाले बोले यार ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ आवाज़ में मिले। उसके बाद स्टेज पे पसंद आया। तो एक वहाँ था पिल्ले, एक फोटोग्राफर डेक्कन क्रॉनिकल में। तो उसने बोला कि मेरे पास आप आओ, मैं आपको एक्टर जैसे लगते वैसे फ़ोटो खींच के देता हूँ, एंड आई विल नॉट चार्ज यू। उसको भी वो भी इम्प्रेस था। नहीं, पता नहीं क्यों किया उसने, भगवान जाने। प्रकृति में जो कहानी बननी है बनती है। तो पिल्ले ने इतनी अच्छी तस्वीरें ले, मैं खुद ही नहीं पहचानता था अपने आप। वो फोटोग्राफ्स क्या लिए लेके फिर बहुत इधर आया। आके मेरे एक रिश्तेदार थे मामा जी, उनका कोई एक फ्रेंड था जगदीश निरोला। वो डायरेक्ट फिल्म कर रहे थे, उसका नाम क्या था, तन्हाई, रेहाना सुल्तान और अनिल धावन। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला तू क्या कर, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जा स्टेज पर, वहाँ सब देखेगा, कोई डायरेक्टर तुझे कोई देख लेगा तो ले लेगा। अजीब अजीब सजेशन। हैदराबाद इतना छोटा टाउन है। तो वहाँ गया मैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी वो किताब लिख रहे हैं बैठ के, कंटिन्यूटी की बुक लिख रहे हैं, क्लैप मार रहे हैं। तो फिर हैदराबाद में पिक्चर बनती थी, श्याम बेनेगल की, वहाँ रेहाना
शबाना से मिला, वहाँ बैठा, शाम बेनेगल को मिला, लेकिन वहाँ कुछ उन्होंने मेरा प्ले देखा, लेकिन शाम ने मुझे नहीं लिया, कहीं किसी भी रोल में नहीं लिया, छोटा रोल भी नहीं दिया। तो फिर एक दोस्त ने बोला, यार मुझे 20 रुपए की ज़रूरत है, तो मुझे 20 रुपए दे, तेरे को बड़ी आइडिया देता हूँ, मैं इतने साल से तेरे को देख रहा हूँ एक्टर बनने का। तो मैंने निकाल के दे दी 20 की। तो बोलता है, तुम ना फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, और कोई तरीका नहीं है, ये जो तुम असिस्टेंट ही कर रहे हो, ये इसके पीछे शाम वाम के नहीं जमने वाला है। तो मेरे क्लास में बचपन का दोस्त था महमूद बेग, मिर्ज़ा महमूद बेग, वो इंस्टीट्यूट से निकल के आया था। तो मैंने बोला, यार ये कैसे करते, क्या करते? तो मैं फॉर्म भरने में लेट हो गया। जब घर वालों को पता चला कि फॉर्म भर रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत मुझे इमोशनल हो के मम्मी का रोना, इनका भाइयों का ही बोलना करके मेरी शादी तय करा दी। और मैं बोल नहीं सकता था कि अगर फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं मिली एडमिशन, तो अभी अभी शादी हुई, मेरी नाक कट जाएगी कि बोले बड़ा आया था हीरो बनने। तो ईगो के अंदर मैंने बताया नहीं कि मैंने फॉर्म भर दिया है। फिर मद्रास में कुछ रिटन टेस्ट था, फिर उसके बाद तो जब पूना गया फिल्म इंस्टीट्यूट में फिज़िकल टेस्ट देने के लिए, तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में नाम मेरा है, सुरेश ओबरॉय सिलेक्टेड है। मैं बहुत रोया बाहर जाके, कोई किससे बात करूँ ना, माँ भाई खुश ना, माँ खुश ना, बीवी को बोल नहीं सकते, बीवी तो शादी नहीं हुई थी अभी, क्या करूँ, किसको बोलूँ? बस एक दोस्त था महमूद, उसके लिए वेट किया, उस होटल में रहा, दूसरे दिन घर आ गया। आके इन्होंने उठा के 1 अगस्त को मेरी शादी तय कर दी, और 1 अगस्त को 1974 को मुझे लेटर आया कि आपको आना है। अब मैं क्या करूं? 3 दिन तक वाइफ को परेशान किया, मैंने समझाया कि एक डायरेक्शन कर रहा हूँ। तो बोली, मैं तो बिजनेसमैन से शादी की थी, आप क्या डायरेक्शन फिल्म का कर रहे, वो हमारी लायक चीज़ नहीं है। बोला, मेरी जिद है, तुम एक बार मेरी बात मान लो, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं पूछूंगा। तो बहुत रोई वो। मैं रेलवे स्टेशन में टेलीग्राम दिया तनेजा सर को, सर ज्वाइनिंग आफ्टर 3 days नॉट वेल, कुछ ऐसे ही लिख दिया था, याद नहीं है। फिर ज्वाइन किया, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और वो फ्राइडे सैटरडे संडे ढूंढते थे हम, और उसके बाद अगर मंडे को छुट्टी आ जाती तो भगवान का शुक्र करते थे। तो उतने में स्ट्राइक हो गई वहाँ एक्टर्स की, फिल्म 1974 में। तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने बोला चलो हनीमून तो कर ले चले बीवी के साथ। तो न्यूज़पेपर वहाँ टिकट्स ट्रेन की, आपको मालूम थी कितनी तकलीफ होती थी, सिलेंडर गैस की, ट्रेन की, इंडियन एयरलाइंस की, प्लेन की, कुछ भी तो नहीं मिलता था। फ़ोन तो मिलना है मुश्किल। अब ट्रेन में खड़े रहो, धक्के खा के सो जाते थे बाथरूम के सामने, न्यूज़पेपर खरीद के 4 आने। वहाँ से टीटी डांटा फाटा तो दूसरे बाथरूम के सामने, घर तो जा। तो रात के 9 बजे ट्रेन चलती, 8:30 चलती थी, सुबह 6 बजे हैदराबाद। संडे नाइट 9 बजे चलती थी, सुबह पूना ओवरनाइट। ऐसा गुजारा। उसके बाद बॉम्बे में मुझे सूद साहब मिले, साउंड रिकॉर्डर। उन्होंने बोला, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप ब्रिजभूषण भाई साहब से मिलिए। ब्रिजभूषण जो महान आवाज़ और कलाकार, रेडियो एनाउंस स्पॉट सुन के तो मैं बहुत इम्प्रेस था उनकी आवाज़ से। उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरु जैसा, शिष्य जैसा सिखाया। सिर्फ कैसे डायलॉग बोलना नहीं सिखाया, बल्कि लाइफ में जीने का भी तरीका समझा। तो मैं एक दिन ऐसे सा बैठा तो बोलते, देखो कभी कोई मिले तो बोलना, कैसे? बोलो, फैंटेस्टिक, आई एम वेरी हैप्पी। तो तुम ये हैप्पीनेस रखो, और ये भले झूठ हो, बोलना यही। ऐसी सी बात बहुत हमारे, मैं भी उनको गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने तो पहला सक्सेस कब मिला जिसको आपने लगा कि यस वी आर राइट फर्स्ट? पहले तो
1977 में मैं बॉम्बे आया, 14 मार्च। यहाँ अमिताभ बच्चन के घर के सामने एक रूम मिला जहाँ इतना सा, उसके अंदर ऐसे बंद था, बैल्कनी भी नहीं थी, और छोटा सा एक बाथरूम था इंडियन स्टाइल, और एक ऐसा बेंच रखा हुआ था एक ऐसा किचन के ऊपर कुछ पकाने के। हमको तो मालूम ही नहीं था, मैंने वो रेंट पे लिया और देखा तो मेरे पास चूल्हा खरीदना है। अरे मैंने बोला अरे वाह, क्या ये भी होता है कि आप, हम बड़े करोड़पति के घर से की औलाद, मेरी वाइफ तो नंबर 1 द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन मद्रास, लाला मसाला, राजा मसाला, बड़े मालिक की वो की बेटी, मैं बड़ी फैमिली का बेटा। कैसी वो ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि फिर वहाँ की चौकीदार से मुझे वो मांगना पड़ा, क्या बोलते हैं, घासलेट, केरोसिन। हमको तो केरोसिन वेरोसिन आता नहीं था, थोड़े थोड़े बर्तन लाए थे घर से, वो यूज़ किए। फिर बस आती थी 255 मिलती थी, बस बैंड्रा वहाँ जाता था ब्रिज जी के पास। 400 रुपये का रेंट था, 50 रुपये हफ्ते का मैंने खाना पीने में करता था, लेकिन उस पर टैक्सी और फिल्म्स देखने का नहीं आता था खर्चा, महंगी पड़ती थी। तो उसके बाद रेडियो के बाद मैं लिंटस वगैरह गया इसमें मॉडलिंग करने के लिए। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, सिटिंग फीस देता हूँ, खाली बैठ जाओ, जब अगर क्लाइंट को ये आइडिया पसंद आएगा तो हम रियल मॉडल को लाके, जैसे बड़े मॉडल महंगे वाले वो सिटिंग के लिए नहीं आते, तो उसको सिटिंग फीस 50 रुपये मिलते थे। वो किया, ऐसे उतर के फिर एक स्टूडियो में गया रिजवी, उसमें वर्ली में रिकॉर्डिंग की। उन्होंने बोला देखो हम स्क्रैच करेंगे आपकी आवाज़ से। वहाँ यहाँ स्क्रैच बोलते थे, 50 रुपये यहाँ, वहाँ सिटिंग फीस। तो हुआ यूँ कि स्क्रैच के नेक्स्ट डे जब मिलने गया, मैं, उनके कज़न थे शायद अपने फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला यार क्लाइंट तो बोला तुम्हारी आवाज़ ही चाहिए, ये है, ओके हो गया। तो मुझे 3,000 4,000 कुछ दे दिया, मैंने देखे नहीं थे इतने दिन से ये पैसे। उधर लिंटास गया तो बोले यार क्लाइंट बोल रहा है हमको सेटिंग नहीं चाहिए, यही मॉडल चाहिए, इसका ही फीस दे दो हमको। तो दैट वाज द बिगिनिंग। और धीरे धीरे फिर एक दो भाई हैं यहाँ, सुरेंद्र नाथ जी के, एक्टर सुरेंद्र नाथ के बेटे, हाँ सुरेंद्र नाथ जी, वो ढूंढते ढूंढते मेरा घर यहाँ आए, और मेरी वाइफ ऊपर से बोली ये देखो लग रहा है कि आपको ढूंढ के आ रहे हैं। हम टेरेस पे खड़े थे दोनों, एक कमरा था जहाँ, बाजू वाले के ओनर की टेरेस था ओनर का। तो वो लोग आए ऊपर देखे, और उन्होंने बड़ा ब्रेक दिया ग्लूकोज का। फिर उसके बाद मेरे पास साबुन, क्या बोलते हैं इसको, लाइफ बॉय। फिर तो स्टॉप नहीं कर सकता था मैं, मेरे पास डेट नहीं होती थी, इतना बिजी था मैं एज अ मॉडल। इधर मॉडलिंग, उधर रिकॉर्डिंग, इधर मॉडलिंग, उधर रिकॉर्डिंग, पैसे जमा कर रहा था। तो उसके बाद सडनली एक दिन ऐसे चल रहा था मैं, तो मेरी आदत है लोगों से वॉक कर रहे इवनिंग में, क्या आप कहाँ रहते, बोले मैं यहाँ रहता हूँ। क्या करते, बोले मैं पासपोर्ट वगैरह बनाता हूँ। तो बोले मेरा भी बना दो। तो मेरी भाई बस मेरे साथ वॉक कर रही है। बोले आप क्या करो, बोले आपको क्या मालूम है, कभी कोई फिल्म प्रोड्यूसर बोलेगा मैं तुमको रोल भी दूंगा और इंडिया के बाहर ले जाऊंगा तो क्या करो। तो वो भी हंसी है। एक्चुअली फॉर्म ले आया, फिर मैंने भर के उसको दे दिया। थोड़े दिन में मैं गया एक स्टूडियो में जहाँ पर डड्डू राजसिप्पी से मिलने। तो मैंने बोला शादी रोल दे दे अपने को। उधर से कंवलजीत सिंह बाहर आ रहा था, और कंवलजीत सिंह इंस्टीट्यूट में मैं मिल चुका था, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट भी मैं ऐसे ज्वाइन नहीं किया। मैं पहले मिर्ज़ा महमूद बेग की क्लास में 2 रात मार रह के सबसे देखा कि ये कोई देवी देवता तो नहीं है, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरी शक्ल और उनकी शक्ल अलग तो नहीं। तो मैंने देखा शैलेंद्र सिंह था, महमूद था, कंवलजीत सिंह था। कंवलजीत बड़ा हैंडसम सबसे लगता था और बहुत ही चार्मिंग था। तो उसको याद आ गया, अरे यहाँ क्या करे। मैं यार मैं परेशान हूँ, इधर मॉडलिंग मिलती है उधर रेडियो मिलता है, लेकिन आवाज़ और शक्ल में लगे कोई फिल्मों में नहीं दे रहा यार काम। तो बोला मैंने अभी एक पिक्चर छोड़ी है, विनोद पांडे आया हुआ है लंदन से,
पोचकन वाला स्ट्रीट में है और ये फलाना नंबर है ना। तो मैंने अपने वो डायल किया, 8 आने डाल के, उसमें हमारा एक कॉइन बॉक्स था, उसका नंबर था 561012। तो उसमें 8 आने डाला, मैंने बोला एक कट जाती है तो फिर एक और चली जाएगी। तो बात किया तो बोलते और क्या, मतलब उसका, अब वो बोला आप मिल सकते, मतलब देखिए मैं आपके पास रोल सुपरस्टार का है ना। मैं बोला मैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर जैसा वो नहीं हूँ, मेरी बड़ी बड़ी मूछ है और मैं थोड़ा सा, अरे भाई आप आओ तो सही। तो मैं बोला फिर कब आओ, तो बोले अभी आ जाओ। पोचकन वाला स्ट्रीट फ्रॉम जोहू। तो मैं घर गया, मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा, वाइफ बोला 30 रुपये लगते टैक्सी के, वहाँ जाके टाइम वेस्ट करके इंटरव्यू दे के आ जाऊँ। तो नहीं नहीं, इसी से जाना चाहिए। 30 रुपये का खर्चा किया, वहाँ जा गया, उसने हाथ में फुट रूल पकड़ा के बोले ये माइक है, ये इसके सामने आप एक ये पहले लाइन बोलो। तो मैं बोला अभी चश्मा भी नहीं है, मैं बोला उसको हिंदी इतनी बड़ी बड़ी मोटे मोटे अक्षर। तो बोले ठीक है मैं पढ़ता हूँ तो रिपीट करो। तो विनोद पांडे ने एक लाइन पढ़ी, हेलो। तो मैंने बोला ब्रिजभूषण जी का तो मुझे रेडियो का तो अंदाज़ा थे, मैं बोला हेलो। तो उसके जैसा मतलब वो टेबल टेनिस चल रही थी, वो फेंक रहा था, मैं तो ऐसे देखने वाले, तो वो तो तुम तो मेरे से भी अच्छा बोलते हो यार। फिर बहुत इम्प्रेस हुआ, फिर बोला देखो आज पूरी स्क्रिप्ट ख़त्म करते। एंड तक क्या रात हो गई, बार बार कि कहीं जाना था, उसके लोग आते गए बोले के लिए नहीं 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 वेट वेट। तो उसने उस दिन मुझे रात को बोला कि ऑन पासपोर्ट है, बोला हाँ है। अब जो मेरी नानी आता कि पासपोर्ट है, तो वहाँ उसके घर भागा। मैं बोला भाई मैं क्या करूँ, मेरी जान बच। तो उसने बोला मैं तो तुम्हारा फर्क दे दिया उधर। बोले कहाँ दिया, फलानी जगह ऐसा ऐसा कुछ बताया था। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, तो बोले 2-3 महीने लगते क्या। तो मैं उसके पास जाके बैठ गया, बोला सर मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया कि पासपोर्ट है मेरे पास और टिकट आ गई और मैं मर जाऊँगा, मेरे करियर का पहला मौका। तो थोड़ा सा चिड़ा, फिर बोलो ओके कल आके ले जाना। 24 घंटे में दिया। क्या बात है। और वो टाइम में तो बहुत तकलीफ होती थी। पासपोर्ट दिया, फिर उसके बाद बस। कहाँ गए शूट पे फर्स्ट टाइम? लंदन, पहले सीधा वहीं था, लंदन से आया था ना। हाँ ये वहीं रहता था विनोद पांडे। हाँ, तो आपको ले गए शूट पे उधर? नहीं वो चले गए थे, हाँ हाँ, मुझे बाद में बुलाया था। ओके। और सबसे लास्ट में गया क्योंकि मेरा पासपोर्ट बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो उनकी तरफ से 2-3 दिन और डिले हो गया। इधर मेरी वो चल रही थी शूटिंग इसकी, लाइफ बॉय की, फिर पैसे रखना, वाइफ को अपने माता पिता के घर भेज दिया, फिर यहाँ सामान रख के। और क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली तो मुझे बिजनेस क्लास की में उनको लेनी पड़ी, महंगी वाली। और फिर मैं ब्रिटिश एयरवेज से जब बैठा, जेब में 5 पाउंड नहीं और सुपरस्टार का रोल करना है, तो मैंने क्या किया, पूरी रट ली एयरक्राफ्ट में स्क्रिप्ट, एक शब्द आप कहीं से भी कोई सीन पूछो याद था, पढ़ता क्या। फिर घर जाके भी, वहाँ जाके भी रोज़ दिन रात आगे के सीन्स पढ़ता जाता था। नदीम खान भी ने बोला था एक दिन, जब मैं एक शेफ का सीन कर रहा था, और बोला यार हम तो नसीर भाई को मानते थे, आप तो उनसे भी बड़े एक्टर निकले। नसीर मेरा सीनियर था ना, नदीम मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन नदीम था फोटोग्राफी, इसमें सिनेमाटोग्राफी। हमारे साथ अलग अलग सेक्शन थे म्यूज़िक में, जैसे राकेश रंजन है, ये है, सब हमारे क्लासमेट्स थे। तो वहाँ थिएटर नहीं मिल रहा था, एक मतलब स्टेज नहीं मिल रहा था, जहाँ कि एक सीन था बिगिनिंग में सबसे पहला। तो सडनली एक दिन पांडे का फ़ोन आया, बोला कि वहाँ लंदन में मैसेज आ गया कि चलो 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 स्टेज थिएटर मिल गया है, और 15 मिनट का टाइम मिल दिया उन्होंने हमको, खाली जैसे आप बैठे कैमरा और मैं स्टेज पे। अब बोल रहा, मैंने पूछा वो तो पहला सीन कर दो। तो लकीली रटा हुआ था। तो मैंने बोला दोस्तों आपके सामने आया हूँ, ये वो करते करते, अच्छा किसी को कुछ याद नहीं। और मुझे जो इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग में
मैं ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लग गए, सो दैट यू नो एडिटिंग में चाहिए ना, क्लैप हुआ तो क्या करें, ऐसे देख रहे उधर देख रहे, ये बीच में अलग अलग शॉट्स भी दे दिया रिएक्शन पूरा दे। अंदर से, हाँ एक्सेप्ट सब। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उस फिल्म में, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ज़माने की एक तमन्ना थी, मतलब जन्म जन्मों की, कि पिक्चर में कभी काम करूं, और यहाँ हीरो का मेन लीड मिल रही है, तो मज़ा आया करके। फिर आगे हिंदी में बम्बई में जो पहली ऐसी कौन सी फिल्म याद है जिससे सक्सेस आपको लगा कि हाँ अब मैं ऑटोग्राफ दे सकता हूँ, पब्लिक पहचानने लगी? लावारिस, लावारिस। वो मैं वाइफ वहीं था, बीबी छोटे कमरे में, पिक्चर तो करके आ गया, जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा, किसी को मालूम नहीं कि सीन पे कोई, सेट पे कोई नहीं आया लंदन में, एडिटिंग टेबल पे कोई नहीं आया, ना बातचीत में कुछ चर्चा हो रही, कोई नया नया लड़का आया है, कुछ नहीं, कोई कौन बात करेगा, वो वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ हैं, फिर से बैक टू स्क्वायर वन ज़ीरो होके फिर इधर आ गए। तो मेरी वाइफ, स्क्रीन बड़ा आता था, बहुत बड़ा पेपर आता था, इतना बड़ा, वो पढ़ के बोली आप क्यों नहीं प्रकाश मेहरा को फ़ोन करते, आवाज़ आपकी पसंद करके आपको बुला लेगा। मार्किंग करके रखती थी कौन कौन पिक्चर बना रहे, तो प्रकाश मेहरा वहाँ से 3-4 मिनट की दूरी पे थे, किंग्स। मैंने फ़ोन किया तो बोले आप आ जाइए, कौन से स्टूडियो में, राजकमल, ओके। वहाँ मुकद्दर का सिकंदर का वो कुछ देख रहे थे बैठ के। क्या करते हैं आजकल? मैंने रेडियो पे कर रहा हूँ, अमीन साहब की उस पर भी करता हूँ, स्टूडियो में ब्रिजभूषण के जी के, ब्रिज भाई के स्टूडियो में भी करता हूँ। तो ठीक है, ये फिल्म का तुम कर लो। बोले क्या? एक लाइन मिलती थी हमको, एक लाइन, और पूरी फिल्म मैं करूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने, मुकद्दर का सिकंदर। उसके बाद प्रकाश जी और खुश हुए, सुपर डुपर हिट पिक्चर, उसके एल्बम्स बनाने थे, उस ज़माने में बनते थे, एक पिक्चर का सीन के डायलॉग, फिर थोड़ा सा गाना, फिर बीच का लंबा जो होता था गैप, उसमें नरेशन। तो HMV में इनको बड़े क्या बोलते थे हमारे, LP से भी बड़ा होता था, वो बनाने के लिए बोला। तो प्रकाश जी बोले अमीन सैनी को डेट ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके भाई का शायद देहांत हो गया था, क्योंकि हॉर्लिक्स के उसमें बहुत बिजी थे वो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, प्रकाश जी असिस्टेंट को बोला कि आप मुझे ये पूरे डायलॉग भेज दीजिए। तो प्रकाश जी ने बोला कि भाई अमीन सैनी की डेट नहीं मिल रही है, क्या करें, क्या कैसे करें। तो मुझे बुलाया घर से, पास में रहता, मैं गया, बोले ये आप कर लीजिए। बोला मैं करूँ? ठीक है करते। HMV में गए, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ हम दोनों गए HMV, मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस के आसपास था, कहीं स्टेशन के पास था, कहते वीडे के आसपास। HMV का स्टूडियो कहाँ है, जहाँ भी है। हम लोग गए उधर, जाके सब मेरी शक्ल देख के बोले यार अमीन सैनी करने वाले थे ना, इनके साथ कौन है, कि हम कैसे बनाए, हम कभी जानते ही नहीं, कोई नाम ही नहीं, फेमस ही नहीं है ये आदमी, हमारे HMV का खर्चा हो जाएगा, इतना बनाएंगे, बिकेगा कैसे। आपस में अंदर कर रहे थे बात, मैं बैठा हूँ वो पूरे डायलॉग लेके काफ़ी देर तक बैठा। उसके बाद ऐसा शीशा होता था बड़ा, शीशे के पीछे माइक के सामने मेरा पेपर हो, उस तरफ 10 या 12 लोग खड़े हैं, ऐसे 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 देख रहे हैं मुझे, जैसे पिंजरे में देखते हैं ना, जू में। तो आपस में मुझे फीलिंग आ रही थी कि इन लोग को मेरा आना पसंद नहीं आया। तो शायद असिस्टेंट ने कुछ बोला हो, एक बार सुन लीजिए। तो उससे बोला भाई एक लाइन तो रिकॉर्ड करते, उसके लिए सेटिंग सेट करके देखते। तो मैंने पहली लाइन बोली, मुकद्दर का सिकंदर एक लावारिस। धीरे से एक आदमी पीछे हटा, आगे की 2 लाइन बोली, तीसरा हटा, और 4 लाइन पड़ी, सब चले गए। बोले बस ठीक है, वी आर हैप्पी। काम बोलता है ना, काम आवाज़ भगवान ने दी। पहले बहुत नाराज़ थे वो लोग, मुझे लग रहा था, और उस मैं भी नर्वस था, लेकिन मैंने किया। तो उसके बाद तो लावारिस भी मिल गई, ये भी मिल गया, फिल्म दे दी मुझे,
उसके बाद तो फिर अपने आप बरसता रहा काम। बच्चन साहब के साथ भी आपने बहुत काम किया, कई फिल्में। पहले पीछे तो लावारिस उन्हीं के साथ थी ना। हाँ, और उसके बाद भी कंटिन्यू किया। काफ़ी किया। आपको कभी उनके साथ इंटरेक्शन में ऐसा नहीं लगा कि उनकी भी आवाज़ एक पहचान बनी? वो भी ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हुए थे और आप रेडियो के लिए और एड वर्ड में इतना आवाज़ छाई हुई थी। कभी कोई कंपटीशन जैसी कोई फीलिंग आई, कोई इस तरह की बात हुई कभी? मैं बहुत निडर था और कॉन्फिडेंट था। उनको शायद हुआ होगा, मुझे तो नहीं होता। दूसरे लोग नर्वस होते होंगे, मैं कभी नहीं हुआ। दिलीप कुमार साहब के सामने लोग बोले क्या ऐसा यार तू खड़ा होकर डायलॉग बोलता है कि नहीं। मजदूर मजदूर में तो मेन विलन था मैं। मजदूर में वो मालिक थे, मैं मजदूर। वो मैं मजदूर, हाँ यूनियन लीडर। हाँ, वो मजदूर थे, मैं मालिक। तो मुझे कभी लगा नहीं। मैं एकदम, मुझे अभी भी याद है जब एक छोटा सा बिट रोल था किसी का, एक हीरोइन को ऐसा इंजेक्शन दे के कुछ करना था, डॉक्टर का रोल कहीं मिला था, मैं ऐसे खड़ा था, तो याद नहीं कौन से वो थे। तो आपस में ये डायरेक्टर के असिस्टेंट और यार ये आदमी कौन है, हीरोइन को हाथ लगाने डरता ही नहीं है, प्रॉपरली इंजेक्शन दे रहा है, और देखो बात क्या है। हम उन लोग को पता नहीं उस ज़माने में, आज तो बड़े स्मार्ट है बच्चे, अब तो हाय सुरेश ऐसे बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी, जैसे मुझे ये फीलिंग थी ना कि ये कोई परी होगी, वो कोई देवी देवता होगा, पुनः चले गए देखने के लिए, कोई हवा है, अरे वो भी इंसान है। वो अब उस टाइम पे नहीं, लेकिन जहाँ से फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिली, वहाँ के हर डायरेक्शन कोर्स के लड़के ने मुझे एक रोल दिया, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था। ऊपर से फिर रेडियो में मुझे वो सराहना मिली। फिर एक कॉन्फिडेंस आते गया फिर एक औरत है डॉक्टर टॉर्टॉइस, उन्होंने 42 बेस्ट स्पीकिंग वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड चुना, उसमें 17 नंबर से मेरा डाला। एशिया से एक ही है, इंडिया से तो उसमें कोई और नहीं है। तो मैं तो हमेशा ना इससे बचता रहा, बोला भगवान की चीज़ है, ऊपर वाले की देन है, मेरा क्या है, टैलेंट भी उसका, काम भी वही देगा, हटाना है जिस दिन वो हटा भी लेगा। और ऑनेस्टली उस आंख बंद करके उसका नाम लेके काम करो ना, अपने आप कुछ ना कुछ होता है। अब देखिए ना वो उस फिल्म में एक बार फिर लंदन में, अब ये किसने बोला मुझे कि हाथ हिला ले, ये कर ले, वो कर ले, आया ना कहीं से। प्रकृति में ज्ञान घूमता है। वो आदमी जो मिला मुझे पासपोर्ट वाला, वो उसका मिल जाना, और पासपोर्ट ऑफिस उसका, तो भाई मैं प्रणाम आज भी शुक्रिया करता हूँ माइक में, उसने कैसे दे दिया। जब चीज़ें होनी होती है कैसे अपने आप चलती है। फिर स्क्रीन घर पे आना, पेपर न्यूज़पेपर हम नहीं खरीदते थे क्योंकि महंगा पड़ता था। मैगजीन्स तो हम लोग उसको 4 आने 8 आने दे के हम लेके वापस दे देते थे। अब एक ये सस्ता था, स्क्रीन खरीदते थे, मार्किंग उस पर करते थे। फिर मेरा फ़ोन करना और प्रकाश बेरा लाइन पे आना, प्रकाश जी लाइन पे आके बुलाना मुझे, कैसे अपने आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे लगता है किसी स्क्रीन प्ले बनाया हुआ है। देव साहब की मिमिक्री करते थे, देव साहब से मुलाकात हुई आपकी? बहुत बार, बहुत बार। क्या यादें हैं, कुछ बताइए। नहीं, उन्होंने कभी मुझे इनकरेज नहीं किया ना। हाँ हाँ हाँ, बैठो 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 बैठो, और बस सूट बूट जब भी जाता था, जूते पॉलिश किए हुए, अच्छे सॉक्स टाई ये वो पहन के, ऐसा लगता था कि हम पार्टी पे जा रहे हैं, तो भी ऐसा तैयार नहीं होते, बस इम्प्रेस होके निकल जाते थे हम। आ जाना मिलने आ जाना। मैं एक फिल्म एतबार की भी बात करना चाहता हूँ, बहुत ही आपका बहुत अच्छा रोल था और हमारी मेरी फेवरेट फिल्म है। किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। क्या कुछ यादें बताइए प्लीज सर थोड़ा। आई मिस मुकुल आनंद। मुकुल मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। जब 80s में, हाँ, जब मैंने पहला फ्लैट लिया 81 में के करीब, एक पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट लेके खड़ा था, यंग गुड लुकिंग मुकुल आनंद गेट के बाहर आया, सर आई एम मेकिंग दिस फिल्म, कानून क्या करेगा,
तो मैं उससे इतना इम्प्रेस हुआ देख के, एक तो उसकी बाउंड स्क्रिप्ट, क्योंकि आदत होगी थी यहाँ शूटिंग में वहीं लिखे जाते थे डायलॉग, यहाँ फ़ोन पे ट्रंक कॉल पे आते थे, यहाँ उस ज़माने में टेलेक्स पता नहीं फैक्स क्या आते थे सब। उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, कानून क्या करेगा। उसके बाद तो काफ़ी जब टॉप श्रद्धांजलि और ये इसके बाद लोग मुझे बिल्कुल 100% विलन बना देते और कुछ बात ही नहीं करते थे। मेरे बच्चे भी सारा दिन देखते थे, मैं भी थक गया था। जाओ, क्या हुआ था ना, एक जैसे अच्छी भली वो बन रही थी पीछे मजदूर, उसमें भी एंड में मारपीट करवा दिया आपस में मिलके इन लोगों ने, पूरी वापस रीशूट की गई उसकी एंडिंग। क्लाइमैक्स पे 2 लोगों के डायलॉग थे सिर्फ, जैसे हम कूली में थे, मेरे इस तरफ, उधर अमिताभ बच्चन। तो क्या होना, क्या एडिट करते, क्या करते, कौन बीच में आता, क्या भगवान जाने। लोग, मैं तो ना मस्त हूँ। तो मैं थक गया था, मैंने बोला जाओ यार मैंने परफॉर्मर हूँ, मुझे परफॉर्मेंस ऐसी दो, ऐसा रोल दो जिससे कि मैं रात की नींद उड़ जाए, सो ना सकूँ कि भाई मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। अब यहाँ जाके मार खाने के सीन क्या है, उसमें क्या करना, जाओ मार खा के आ जाओ। मैंने बोला, मेरी बेटी भी बोलती क्या डैड ये करते रहते, छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, 5-7 साल की होगी। तो मतलब बच्चे भी दुखी हो रहे हैं, शायद स्कूल में भी लोग बोलते होंगे। मेरे फैमिली डॉक्टर की वाइफ तो मुझसे बात करना छोड़ दी थी आफ्टर श्रद्धांजलि। और जो लोग पता नहीं क्यों सीरियस लेते थे। मेरी बड़ी बहन की मदर इन लॉ भी बोलती, ऐसा मारते हो, एक औरत के साथ ऐसा बिहेव करते हो। वो क्या नाम है जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, मिर्च मसाला, उसमें एक सीन था जब अपनी वाइफ को खींच के ले जाता है, वो ज़मीन से रगड़ता। फिर मैं बोला छोड़ देते हैं यार, छोड़ दिया। तो मेरी वाइफ के पास कान में आके लोग भरते थे, अच्छा था बेचारा, क्या हो, पागल हो गया, क्या हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। लोग 5-5, 6-6 लाख देने तैयार, उस जमाने के 50,000 नहीं मिलते थे। टॉप का हीरो विलन है, इधर मजदूर, उधर कूली, और ऊपर से श्रद्धांजलि। 3 के बाद तो उसको कोई, तो बाकी के विलन भी बोलने लगे हमारा बाप पैदा हो गया। मैंने छोड़ दिया। सुबह सुबह एक मिकी नाम का जूडो एंड कराटे एक्सपर्ट आता था मोटरसाइकिल पे 6 बजे 5 बजे, नीचे से भूं भूं करके हॉर्न बजाता था। 7 माले पे रहता, हम बीच पे रहता था समंदर। हम पहले रनिंग करते थे 2-3 घंटे, स्पारिंग फाइटिंग जो भी जूडो कराटे सब करके घर आके 12 बजे के करीब वो म्यूज़िक टीचर आता था, गज़ल बैठ के हम गज़ल गाते थे। दिन कट जाता था ऐसा। 1 दिन 2 दिन 15 दिन, मैंने, मेरी वाइफ ने बोला एक दिन आके, क्या कर रहे हो आप। तो मैंने बोला जब हम हैदराबाद से आए थे 400 रुपये लेके, तब आपको खाना मिला, टेबल पे किसी चीज़ की कमी हुई, हाँ सिर्फ आपको पिक्चर नहीं देख सके, टैक्सी में नहीं बैठ सके, यहाँ तो सब कुछ है ना, आप मुझ पर भरोसा करो। मैंने बोला यहाँ से मैं, आई लव माई कार, मेरी गाड़ी बनाने वाला अच्छा मैकेनिक मुझे बोरीवली पे भी मिले ना, मैं वहाँ तक ले जाऊँगा गाड़ी को। और कोई कदरदान आएगा ना तो मेरे पास ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ, जान लगाता हूँ एक्टिंग में, जान देता हूँ। भले एक आधे सीन का रोल हो, 2 सीन का हो, 10 सीन का हो, मैं लाइफ देता हूँ उसमें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। लोग पत्ते खेलना है, इधर दूसरे बात करना करते थे, मैं सीरियसली अपना करते रहता था। प्रकाश मेहरा जी हंसते भी थे मेरे पे, बोलते देख सीन के बाद क्या ना अपने आप में कुछ बात करेगा जाके देख, और ऐसे हंसते थे उधर देख के। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं घर से शूटिंग के बाद भी उसी में रहता था। और एक बार तो मेरा घर जो यहाँ था, अपने 5 स्टार होटल है ना इधर, जो नहीं ये जुहू पे, उधर से क्रॉस करके जी बी आर चोपड़ा के घर क्रॉस, मैंने बोला मेरा तो घर पीछे रह गया। फिर वापस गाड़ी चला के आया इधर से, अपने मेरा घर था इधर जूहू में, समंदर के किनारे, ऑयस्टर शेल बिल्डिंग का नाम है वो, वहाँ 5 स्टार एक होटल है, बस याद नहीं आ रहा मुझे।
तो मैं इतना इन्वॉल्व रहता था काम में, पता ही नहीं होता था मुझे कि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है क्यों। और इसीलिए लकीली ना मैं किसी की बैठ के सुनता था, ना बोलता था, ना गॉसिप करता था, ना बैठ के पत्ते खेलता था। मेरा काम में ही था, मैडनेस थी मेरे अंदर, बचपन से था ये। कोई भी चीज़ करता था, जब पतंग भी उड़ा रहे तो पीछे नहीं दिखता था कि गिर जाएंगे, मर जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन इतना था मेरे अंदर। क्लास में एक बार टीचर जो पढ़ा देती थी, फिर मुझे एग्जाम से पहले पढ़ना नहीं पड़ता था क्योंकि याद रहता था। कॉन्सेंट्रेशन। लगभग 5 दशक का आपका कैरियर हो गया सर। आपको अपना कौन सा रोल सबसे पसंदीदा है कि आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि यार ये रोल मैंने अच्छा किया? आपको बोला ना, मतलब सबसे मुझे वो एक बार फिर लावारिस और मुकुल की फिल्में, हाँ। मुकुल आनंद की, सब बहुत अच्छी लगी। प्रकाश जी की, मुकुल आनंद की, और पहली फिल्म ऑफ कोर्स, कैसे भूलेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ, हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं अभी अभी रिसेंटली पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ, 26 लोगों की जान चली गई। और हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो हर बार हमें आतंक के साए में रखने की कोशिश करते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी। अभी मोदी जी ने हमारी भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर किया, कैसे देखते हैं आप इसको सर? सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, मोदी जी जैसा शख्स भगवान ने हमको दिया, जो इस धरती पे स्वर्ग लाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे वो। और इतनी हिम्मत कि जाके जाके घर में उन्होंने बोला था और बोल के करके दिखाया, घर में घुस के मारेंगे। और इतनी घटिया हरकत, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा मुंह कड़वा हो जाएगा कोई गंदी बात करके। आपने पड़ोसी बोला, मैं तो दुश्मन मुल्क बोलूँगा। उनके उनके बच्चे भी पैदा वही हो रहे टेररिस्ट, तो मैं क्या करूँ? उनको क्या नाम दे? टेररिस्ट मुल्क बोले? क्या है, भगवान जाने, वो जाने कि ये लोग आके किस लिए हमास की तरह अच्छे भले लोग थे, वहाँ मार दिए उठा के। और क्या जो किया, हैट्स ऑफ। मैं तो बोलता हूँ ये जो नाम रखा है सिंदूर, उनको भी हैट्स ऑफ। और जिन्होंने, जो शहीद हुए, जिनकी वजह से पहलगाम में जो शहीद हुए, उनकी वजह से आज हमारा मुल्क साफ हुआ। कई सेल्स पकड़े गए, कई लोग हुए, पाकिस्तान को डराया गया। और जहाँ जो हमारे लोग शहीद हुए, मैं बोलता हूँ उन बहनों को डबल सिंदूर लगाना चाहिए। वो सदा सुहागन हैं, वो कभी ना सोचे कि हम विधवा हैं। वो हमेशा के लिए सदवा जो भी कहते हैं, सदा सुहागन है। उनको तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या खोया, कि हमारे फ़ायदे के लिए कितना खोया। भले वो घूमने गए थे, टूरिस्ट थे, वो लोगों की भी तो एक सैक्रिफाइस है ना, उनकी वजह से भी तो कितना देश का हुआ ना फ़ायदा। कैसे कैसे लोग पकड़े गए हैं, कैसे कैसे लोग पकड़े गए, कितने कैसे कैसे स्लीपर सेल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन कि 21वीं सदी का, मतलब जैसे बोलते ना, मैन ऑफ द मैच, ये द बेस्ट वॉर हो सकती है 21वीं सदी की, जिसमें एयरफोर्स और बाकी के सब मेन हेड्स फोर्सेस के, और मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट और उनके सारे सलाहकार सब मिलके क्या कमाल किया है। पहले डमी भेजा और डमी में उनको बिजी कर दिया। उससे पहले यहाँ पर रिहर्सल करवा दिए कि ये सायरन आएगा तो छुप जाना, बंकर में, स्कूल में। ये सब उनका ध्यान, वो सोचे कि ये तो आराम से बैठे करेंगे, और उधर से उनको ब्रह्मोस कर दिया। और ऐसा तो आप समझ रहे हैं कि ये सीज फायर नहीं है, ये वॉर है। सिर्फ पॉज है अभी, बटन इतनी देर है कि एक और वहाँ अटैक करे तो ये नष्ट। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना मार खाया पाकिस्तान की। 20% तो वो चली गई होगी। ताकत। हाँ। सर, हमारी इंडस्ट्री में इतने बेहतरीन कलाकार हैं, सब कुछ है, फिर भी हम पाकिस्तान से सिंगर आते हैं या पाकिस्तान से जो कलाकार आते हैं,
हम उनको वेलकम भी करते हैं कि कल्चर में कोई वो नहीं है, उनको काम भी देते हैं, मगर उधर वो जाके फिर वो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ऐसी स्थिति में भी उनके ट्वीट्स भी आते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, अपने देश को जानते पूछते हुए कि टेररिज्म को सपोर्टर हैं, फिर भी वो अपने देश को सपोर्ट करते हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? और हमारे यहाँ एक बहुत अलग टाइप की खामोशी है, जो हमारे यहाँ सुपरस्टार्स हैं वो उस मामले में चुप रहते हैं। हमास में कुछ हो जाए तो सबके सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई है, किस बात का डर इनको लगता है कि हाँ नहीं बोलते ये लोग? मैं किसी के बारे तो नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिंगर, एक्टर या कोई भी पाकिस्तानी या इवन क्रिकेट मैच यहाँ हो, लोग बोलेंगे कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्रिकेट और ये कलाकार लोग अलग होते, कोई अलग अलग नहीं है। आप देखो वो क्रिकेटर ने क्या क्या बोल रहा था, वो शाहिद है या फिर क्या जो भी, हाँ वो है। बाकी एक एक्ट्रेस भी थी, वो बोली थी मैं खून करूँगी तो मोदी जैसे का पहले कत्ल करूँगी। बोले वैसे तो मैं शांतिपूर्वक हूँ। और अरे तुम, हमको शर्म आनी चाहिए उनके साथ काम करने के लिए या उनको यहाँ बुलाने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए गले मिलते रहते हैं आपस में। और कौन सा वो जो मिलते हैं तो सच थोड़ी मिलते हैं। पता नहीं 60-50 बार तो गले मिल चुका है पाकिस्तान मार खा के हमसे, हर बार ट्रीटी साइन कराता है। उनकी आदत है ये, जी झुकना, हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटैलिटी दिखाना, नहीं नहीं हम भाई भाई हैं, फिर पीछे से वार। तो हमको तो उतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना, और एक अपने अंदर वो भी होना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। आप देखिए दूसरे कंट्रीज में अगर आप कोई बिट्रे करेगा इस तरह तो उससे बात नहीं करते, बाइकआउट करते हैं।